एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का स्वागत है। आप लोग निरंतर रूप से कमेंट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र को पूरा विस्तार से आंसर को एक्सप्लेन करके वीडियो बनाइए। इसके पहले हमने एक पार्ट इसका डाल दिया है, ये आज दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में बताया था आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी परिभाषा, विशेषता, महत्व, सीमाएँ। आज हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व, सीमा। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। आप लोग करते क्या हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर परेशान रहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स याद नहीं होती, समझ नहीं आती है। तो भैया देखो यार, जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो समस्या रहे तब हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उस समस्या को दूर करेंगे। तो समस्या का समाधान तभी होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट निकाल के आप वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ समझ में आए, और जो समस्या जा रही है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे परीक्षा की पूरी तैयारी हो सके। सबसे पहले हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। जानते चलिए, समष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के मैक्रो कहाँ से बना है, मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो समष्टि शब्द है वो कहाँ से बना है, मैक्रो शब्द से बना है। ठीक है, नहीं मैक्रो का हिंदी होता है समष्टि। और आगे देखते हैं, तो अंग्रेजी में यह शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया। याद रखें कि मैक्रोस शब्द किससे लिया गया है, तो मैक्रोस से लिया गया है। एक नंबर का आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी में मैक्रो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, याद रखें, जिसका अर्थ होता है बड़ा। आगे बढ़ते हैं, समष्टि शब्द का आशय संपूर्ण समूह का अध्ययन। हमने व्यष्टि में देखा था कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि में क्या होता है, संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक समूह का पूरे का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में छोटे छोटे समूहों में बांट के अध्ययन किया जाता था, और समष्टि में हम क्या करते हैं, संपूर्ण समूह का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में उन बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। यानी जो हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालती हैं, ऐसी इकाइयों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, यह संपूर्ण आर्थिक प्रणाली के अध्ययन से संबंधित है। इस कारण इसे सामूहिक अर्थशास्त्र या व्यापक या बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। जैसे व्यष्टि का मतलब था छोटा सूक्ष्म, वैसे समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, यानी बड़ी इकाइयाँ। जब हम समूह में अध्ययन करते हैं तो उसे हम किसके अंतर्गत लाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए कि समष्टि का मतलब होता है व्यापक, बड़ा जिसे कह सकते हैं आप। जैसे समझें, अगर हम व्यष्टि और समष्टि का थोड़ा समझते हैं, दोनों ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक जिले का अध्ययन करना है, मान लेते कोई जिले का अध्ययन करना है, तो समष्टि में हम क्या करते हैं, प्रत्येक गांव का अध्ययन करके उस जिले का हम क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन व्यष्टि में क्या होता है, प्रत्येक गांव का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग तरीके से प्रत्येक गांव के लोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि क्या होता है, एक छोटी इकाई होता है, और समष्टि क्या होता है, एक बड़ी इकाई होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, उनका हम क्या करते हैं, सामूहिक अध्ययन करते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियां आ रही हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो पे उस कमी का जरूर दूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया कि हम समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक भी कह देते हैं, बृहद भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा का अध्ययन किया जाता है, एक समूह का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूची अर्थव्यवस्था से संबंधित कुल बचत, कुल उपभोग, सामान्य मूल स्तर पर कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। हम समष्टि
अर्थव्यवस्था तो क्या करते हैं, जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र होती है इसके अंतर्गत बेटा हम कुल बचत, यानी एक की बचत नहीं, जो पूरी बचत है उसके कुल उपभोग कितना है, समान मूल्य स्तर क्या है, हम क्या करते थे, व्यक्ति विशेष को वहाँ पे करते थे, मूल्य निर्धारण करते थे। यहाँ पे क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष की बचत की बात नहीं होगी, संपूर्ण बचत की बात होगी। किसी व्यक्ति विशेष उपभोग की बात नहीं होगी, संपूर्ण उपभोग की बात होगी। किसी एक मूल्य की बात नहीं होगी, संपूर्ण मूल्य की बात होगी। ठीक है, ताकि समस्त अर्थव्यवस्था की क्रियाकलाप का समान विवरण प्राप्त हो सके। यानी हम क्या करते हैं, इस समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो देखते हैं प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में यहाँ पे आपका समष्टि है, सुधार लेंगे आप, यहाँ क्या लिखेंगे आप, समष्टि। ठीक है, समष्टि है ना, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। समष्टि प्रतिमान समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। जो समष्टि प्रतिमान होता है वह समग्र संबंधों की व्याख्या करता है ना। समष्टि के द्वारा हम संपूर्ण की व्याख्या करते हैं। फिर है प्रोफेसर स्टेनले बोबर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र स्वयं को समूह के योग के रूप में आर्थिक व्यवहार की जानकारी संबंधित रखता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र स्वयं को समूह के योग में, इसमें क्या होता है, समूहों का योग होता है। क्या होता है, समूहों का योग होता है। तो कहा गया है प्रोफेसर स्टेनले बोबर के अनुसार, क्या कहते हुए कि समष्टि अर्थशास्त्र स्वयं को समूह के योग के रूप में आर्थिक व्यवहार की जानकारी संबंधित रखता है। आर्थिक व्यवहार मतलब जिसमें मुद्रा का लेन देन हो, यानी समष्टि अर्थशास्त्र स्वयं को, जो समष्टि होता है स्वयं क्या करता है, समूह के योग के रूप में, क्योंकि इसमें ग्रुप होता है, समूह होता है, किसी एक इकाई के ना, इकाई के समूहों का अध्ययन करते हैं। तो उसको जब योग कर दें, सभी इकाइयों को मिला देंगे तो ऐसा व्यवहार करता है, संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा, ध्यान समझेंगे आप, ये रस है पूरा, जो अभी तक आपने पढ़ा पूरा रस। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उससे संबंधित बड़े योगों और औसतों, उनके व्यवहार तथा उनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं बेटा, हम जो हमारा ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र, हम इसमें क्या करते हैं, आर्थिक विश्लेषण कोई शाखा होती है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था है तथा उससे संबंधित बड़े योग, जो अर्थव्यवस्था संबंधित है, उनको भी योग कर लिया जाता है और उनके औसत व्यवहार तथा उनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना समष्टि अर्थशास्त्र का। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए, बाकी जो कमियां रह जाती हैं आप कमेंट करें, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि इस साल स्कूल बंद है, तो आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो भैया कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या जा रही है, परीक्षा संबंधी समस्या है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल आप 7 से 9 के बीच करें शाम को, ठीक है ना बेटा, शाम को आपको कॉल करना है। इस टाइम पे जो भी समस्याएं अगर आपको परीक्षा संबंधी हैं तो आप निराकरण कर सकते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य है कि जो हमारे भाई बहन हैं वो कभी परेशान ना हो, आपके अच्छे नंबर बने। तो भैया जो हमारे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा पूरा यही प्रयास है कि आप इस बार अच्छे नंबर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेषता को देखते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। मैंने आपको बताया, जब परिभाषा में बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पहली विशेषता ये हो गई कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, यानी जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक दो इकाई का अध्ययन न करके संपूर्ण इकाई का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। याद रखें, समष्टि मतलब संपूर्ण,
याद रखें इस बात को, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका अध्ययन की सामग्री, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः कुल राष्ट्रीय आय, पहला क्या होगा, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, कुल राष्ट्रीय आय का, कुल बचत का, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जब आपके लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में खुशी होती है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में या दोस्त भाई जो भी हैं, उनको आप वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विस्तृत दृष्टिकोण। क्या अगला पॉइंट है आपका बेटा, विस्तृत दृष्टिकोण है। यानी यहाँ पे आपका समष्टि है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न पक्षों की, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न पक्षों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके लिए सामूहिक दृष्टिकोण से समाधान खोजता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, विस्तृत दृष्टिकोण, समझे ध्यान से, समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न पक्षों की समस्याओं का अध्ययन करता है। जो विभिन्न पक्ष होते हैं हमारे देश में, जो भी समस्याएं हैं, जो पक्ष हैं, उनका अध्ययन करता है। समस्याएं जो है उनका अध्ययन करके उसका सामूहिक दृष्टिकोण से समाधान खोजता है। यानी विस्तृत अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम सामूहिक दृष्टि से क्या करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं। जो समस्याएं हो रही हैं, समस्याओं को खोज के हम उसका समाधान खोजते हैं। जो समस्याओं का अध्ययन करते हैं फिर उसका समाधान खोजते हैं। आगे बढ़ते हैं। परस्पर निर्भरता, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिन बातों का अध्ययन करता है वह एक दूसरे पर बहुत कुछ निर्भर होते हैं, जैसे उत्पादन, रोजगार, बचत आदि एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी परस्पर निर्भरता का मतलब है ऐसी चीज़ें दो एक दूसरे पर निर्भर हों। देखिए जैसे उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। अगर बचत होगी, उत्पादन, रोजगार, बचत ये निर्भर हैं। देखिए अगर उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं होगा तो बचत नहीं होगी। भाई देखिए जब आपको काम ही नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से बचाओगे। और जब उत्पादन नहीं करेगी कोई भी कंपनी, अगर उत्पादन नहीं करती तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। यानी ये कह रहा समष्टि अर्थशास्त्र जिन बातों का अध्ययन करता है वो एक दूसरे पर बहुत कुछ निर्भर होते हैं, जैसे उत्पादन, रोजगार, बचत आदि एक दूसरे पर निर्भर हैं। पचमा आता है आय सिद्धांत की विवेचना, ठीक है, आय सिद्धांत की विवेचना। तो समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय निर्धारण संबंधी समस्याओं तथा इसके उच्च वचनों के कारणों का विवेचन करता है, ठीक है ना। यानी कि आय सिद्धांत की विवेचना जो होती है, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय निर्धारण, है ना, राष्ट्रीय आय निर्धारण यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे आपका आय हो जाएगा, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय निर्धारण संबंधी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, यहाँ पे आप आय कर लीजिए, ठीक है ना, आय, ठीक, क्या कर लेंगे, आय निर्धारण संबंधी समस्याओं तथा इसके उच्च वचनों के कारणों का विवेचन करता है। यानी कि जो आय का निर्धारण है उसमें क्या क्या समस्याएं जा रही हैं, क्या क्या समस्याएं, उनका क्या करता है, विवेचना करता है। तो इस तरह से आज हमने आपको अर्थशास्त्र का परिभाषा, आशय और इसकी विशेषताएं बताई हैं। हम अगले वीडियो में इसका महत्व, उपयोग और सीमा देखेंगे। अगर आप तक ने अभी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेस्ट अर्थशास्त्र वाला देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। और भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ख़राब था तो भी आप कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो ख़राब है, अगर अच्छा है तो भी बताएं। जो समस्याएँ हैं, जो कमियाँ हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन कमियों को आने वाले वीडियो पे दूर कर सकें। सभी भाई बहन को मेरा अगले वीडियो पे फिर से मुलाकात होगी। और यही मैं कहना चाहूँगा, आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो।